हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें अपन कैपेसिटर के यानी संधारित्रों के श्रेणी और समांतर दोनों तरह के एक साथ संयोजन के सवालों की चर्चा करेंगे। अगर केवल श्रेणी क्रम और केवल समांतर क्रम संयोजन आपको दिया हुआ है तो इनका अलग अलग डेरिवेशन आपने इससे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो ट्रिक्स है वो भी आप लोगों ने पढ़ी है। तो आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन श्रेणी और समांतर दोनों एक साथ दे करके आपको एक कैपेसिटर का जाल दे करके न्यूमेरिकल पूछता है कि इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता कितनी होगी। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जिस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर संधारित्र अगर आपके सिलेबस में है तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग अपन इनकी धारिताओं के फॉर्मूले क्या क्या यूज करते हैं, पहले उसको अपन थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास दिया हुआ है कि यदि श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता अगर आपको निकालनी है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, संधारित्रों की, तो इसका डेरिवेशन अपन ने पहले निकाला और रिजल्ट आपके पास आया है 1/CS। एस का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता, दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन। यदि आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर केवल और केवल श्रेणी क्रम में हैं तो आप इस तरीके से उसकी तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली दो संधारित्र अगर आपको केवल श्रेणी क्रम में दे रखे हैं तो उस समय अगर आपको इनकी तुल्य धारिता निकालनी है तो आप इनको अलग अलग वैल्यूज इस तरीके से रिप्लेस ना करके इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए सर, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम C1 और C2 ये तो अलग अलग वैल्यू हैं, तो क्यों ना दोनों को गुणा में रख दें। तो जैसे ही आप इनको गुणा में रखोगे तो नीचे एलसीएम C1 C2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसको जब आप C1 से डिवाइड करोगे तो C2 ऊपर चला जाएगा और फिर C2 से डिवाइड करोगे तो C1 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 प्लस C1। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये सब आपका 1/CS के इक्वल चल रहा है। लेकिन आपको 1/CS चाहिए या CS की वैल्यू चाहिए, तुल्य धारिता चाहिए या उसका व्युत्क्रम चाहिए। सर हमें तो तुल्य धारिता चाहिए। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए वापस आप उसको इन्वर्ट कर दीजिए, आप उसको अंश को हर में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है कि जैसे ही आप इन दोनों की तुल्य धारिता निकालना चाहेंगे तो वो जो हर की वैल्यू है वो अंश में चली जाएगी और ऊपर जो आपने C2 प्लस C1 लिखा था वो बटा में आ जाएगा। यानी मैं आपसे एक बात डायरेक्ट कहूं कि यदि दो संधारित्र आप लोगों को श्रेणी क्रम के अंदर दे रखे हैं तो उसकी तुल्य धारिता निकालने के लिए डायरेक्ट आप उन दोनों की धारिताओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों की धारिताओं का योग कर दीजिए, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो आपके पास श्रेणी संयोजन की केवल दो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लागू होगा। ये अगर तीन कैपेसिटर हैं तब तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हालांकि वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उस समय आप केवल इसको इस तरीके से ही सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर सीरीज के अंदर हैं तो आप 1/2 माइक्रोफैरड 1/3 नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब 6/5 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर कुछ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। बेटा माइक्रो से माइक्रो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर आपके पास C1 × C2 है यानी माइक्रो का स्क्वायर आएगा और नीचे आप माइक्रो में माइक्रो जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 माइक्रो कूलम 5 माइक्रो फैरड हो जाएगा और ऊपर आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6 माइक्रो स्क्वायर फैरड स्क्वायर। तो माइक्रो से माइक्रो कटेगा, फैरड से फैरड कटेगा, तब भी आपके पास मात्रक जो है वो माइक्रो फैरड का रह जाएगा। इसलिए कभी भी जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको वैल्यूज दे रखी हैं, अगर सारे कैपेसिटर चाहे वो सीरीज में हो समांतर में हो अगर सारे के सारे माइक्रो फैरड में हैं तो आपको माइक्रो की जगह -6 पावर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उनका संख्यात्मक मान रखिए, सॉल्यूशन निकालिए, लास्ट में आप उनके साथ माइक्रो फैरड अप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला रह जाता है। इधर अपन बात करते हैं कि यदि सर मान लीजिए समांतर संयोजन दे रखा है तो समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने। सर समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है CP यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर केवल और केवल समांतर क्रम में है तो सभी संधारित्रों की धारिताओं का योग कर दीजिए। ये तो बात होगी आपकी अलग अलग।
आज अपन बात करेंगे कि यदि श्रेणी और समांतर दोनों एक तरीके से दे करके पूछ लिए जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते जाएं। ये सवाल केवल संख्यात्मक प्रश्न नहीं है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर आपने यहाँ पे जितने भी टॉपिक यहाँ पे अटैच किए गए हैं उन सबको एक एक करके आपने समझ लिया तो सारे न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से और जल्दी शीघ्रता से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे और गलती होने की संभावना है वो भी आपकी बहुत कम रह जाएगी। तो अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, सबसे पहला मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास कोई 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ध्यान देना बेटा, और ए और बी बिंदु के बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी है। तो इस केस के अंदर सर हम ये और ये कैपेसिटर मुझे बिल्कुल सीरीज में नज़र आ रहे हैं, ये और ये कैपेसिटर मुझे समांतर नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपने जो एक फंडामेंटल आपने डायग्राम देखा है कि एक के बाद एक श्रेणी में है या एक के ऊपर एक समांतर में है, वो बातें यहाँ पे नहीं लगेंगी। आपको ये देखना है कि क्या दोनों की एक प्लेटें एक बिंदु पर जुड़ी हुई हैं क्या। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस कैपेसिटर की पहली प्लेट ए पे यहाँ पे जुड़ी हुई है और ये दूसरे कैपेसिटर की इसकी भी पहली प्लेट यहाँ पे जुड़ी हुई है और इन दोनों के जोड़ने के बीच में कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। परंतु बेटा, पहले इन दोनों को समांतर सॉल्व नहीं करना है। आप सवाल को पूरा सॉल्व करने से पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से नज़र में रखें, ताकि आपको पता चलेगा। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे जुड़े हुए हैं। यानी इस कैपेसिटर की ये प्लेट है वो आगे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब आप मुझे देख के बताओ कि इन दोनों को मैं पहले समांतर में सोल्व करूं या इन दोनों को समांतर में सोल्व करूं या पहले इन दोनों को सोल्व करके इनको हटा के एक कैपेसिटर लगा देते हैं। धारिता उसकी जो भी होगी अपन देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा करना चाहिए? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कैपेसिटर हैं वो पहले आपस में ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यानी इन दोनों का जो प्रभावी परिमाण है वो अपने को पहले निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये अपनी टांग बीच में अड़ाएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये अपनी टांग बीच में अड़ाएगा। तो इसके लिए आपको इन दोनों को आपको श्रेणी क्रम में सोल्व कर लेना है। तो चलिए बताइए, इन दोनों को जब आप श्रेणी क्रम में सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में सोल्व करने का फॉर्मूला, दोनों की जितनी भी धारिताएं हैं गुणा कर दो, नीचे प्लस कर दो। तो सी को सी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर सी स्क्वायर हो गया और नीचे सी प्लस सी किया तो 2c हो गया। तो सी स्क्वायर बटा 2c, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी c/2 हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपको ये सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे इसका दूसरा डायग्राम और बना लेना चाहिए, एक स्टेप बाद का डायग्राम बना लेना चाहिए। तो क्या डायग्राम बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कि सर एक कैपेसिटर ये आपके पास c/2 दे रखा है वो लिख लीजिए और इन दोनों को हटा करके इनकी जो तुल्य धारिता है वो लगा दीजिए। तो वो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, अभी आपने सोल्व किया है, c/2 हो जाएगी। वापस इन दोनों का जो दूसरा हिस्सा है वो जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का दूसरा हिस्सा मैं वापस जोड़ देता हूँ और आगे ये तीसरा कैपेसिटर जो C है वो लगा देता हूँ। ये पॉइंट आपका A दे रखा है और ये पॉइंट आपका B दे रखा है। अब देखिए, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपको दोनों को सीरीज में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दूसरी प्लेट है वो इस आगे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये दोनों भी आपको श्रेणी में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों को और इन दोनों को श्रेणी में सॉल्व करने से पहले एक चीज देखिए कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं इन दोनों की पहली प्लेट एक बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरे एक बिंदु पर जुड़ी हुई है। तो ये दोनों किस क्रम के अंदर होंगे? सर ये दोनों तो हमें समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट अप्लाई करो, C1 + C2, ये c/2 ये c/2 दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे? सर दोनों की वैल्यू c हो जाएगी। तो ये इसकी टोटल धारिता, केवल इन दोनों की तुल्य धारिता c हो जाएगी। तो इन दोनों को हटा करके इसकी जगह एक आप कैपेसिटर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से और ये आगे वाला आगे रहने दीजिए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसकी धारिता c और इसकी धारिता c है। तो नेट आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा, ये दोनों किस क्रम में है? वापस सर ये तो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि आपको तो केवल इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच में धारिता चाहिए ना। तो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, जो आपका सिंपल श्रेणी क्रम संयोजन बता रहा है। तो दोनों की तुल्य धारिता अगेन यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c/2।
तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, इसकी तुल्य धारिता है वो आपकी कितनी हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। तो सवाल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप पहले श्रेणी क्रम को सोल्व करें या फिर समांतर क्रम को सोल्व करें। पूरे क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे नज़र के साथ पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पहले अपने को कौन से 2 को या 3 कैपेसिटर को हटा करके उसकी जगह आपको तुल्य धारिता लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अपना अगला जो पोर्शन है, अगला जो पार्ट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अगेन ये जो पहला डायग्राम था उसके जैसा मिलता जुलता मेरे पास एक दूसरा डायग्राम और है। इसमें आपको ए और बी बिंदु के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है सर, इसमें आपको 3 कैपेसिटर इस तरीके से दे रखे हैं और आपको इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता निकालनी है। देखिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाएं और आपको ये डाउट हो कि ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी में हैं कि समांतर में हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर रफ वर्क करना चाहिए। और रफ वर्क में क्या करना चाहिए कि ये जो दोनों एंड आपको दे रखे हैं जिनके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, उन दोनों के ऊपर आप एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, एक कोई ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा स्रोत जोड़ दीजिए, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है मैं उसको उच्च विभव के सिरे से यानी प्लस टर्मिनल से जोड़ता हूं और बी को नेगेटिव से जोड़ता हूं। तो जैसे ये जो पहला बड़ा सिरा है या उच्च विभव का सिरा या पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जब आपका यहाँ पे ए से कनेक्ट होगा उसका विभव V कह देता हूँ और जो नेगेटिव है उसका 0 कह देता हूँ। तो जो बड़ा टर्मिनल है वो यहाँ पे जब जाएगा तो ये जितने भी पॉइंट जिसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है वो समान विभव के ऊपर रहेंगे। दोबारा समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे डायग्राम ही बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका विभव मैं V कह देता हूँ और इसके विभव को 0 कह देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में विभवांतर बताओ कितना है, ये V है, ये 0 है, तो V में से 0 घटा दिया तो V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। चलिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका A से कनेक्ट हो रहा है। जब तक कोई कैपेसिटर ना मिले आप दोनों तरफ चलते जाएं। तो ये वाला जो सिरा है वो भी आपका V के ऊपर है और ये वाला जो सिरा है वो भी आपका V के ऊपर है। बात समझ में आ रही है। इधर से चलते जाइए, ये 0 पे है, ये 0 पे है, यहाँ से 0 दोनों तरफ जाएगा तो इसका ये वाला पोर्शन 0 पे है और ये वाली जो प्लेट है वो भी आपकी 0 पे है। कैपेसिटर के ऊपर क्या जानते हो कि एक तरफ यदि 0 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये V आ रहा है, यहाँ से ये V आ रहा है ना, तो ये V पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो इसके ऊपर V कर देगा और इसके ऊपर कितना कर देगा, V कर देगा। इधर यहाँ से V कनेक्ट होकर के जा रहा था तो ये V कनेक्ट होकर के इस प्लेट को भी V पे कर देगा और इस प्लेट को भी V पे कर देगा। तो आपके पास जो 3 कैपेसिटर जुड़े हुए थे इसमें से कौन से संधारित्र के सिरों के ऊपर दोनों प्लेटों के ऊपर विभव समान है, चाहे तो 0-0 हो जाए या फिर V हो जाए, उस स्थिति में उस कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ये कैपेसिटर है, इसकी ये वाली प्लेट भी V विभव पर है और ये भी V पर है, तो इसके दोनों सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब किसी कैपेसिटर के सिरों पर विभव समान हो, वो चाहे V हो सकता है या 0-0 हो सकता है, उस कैपेसिटर का उस सर्किट में कोई महत्व, कोई योगदान नहीं रह जाता है और आप उस कैपेसिटर को हटा करके उन दोनों सिरों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये वाला कैपेसिटर है, ये V0 पे है, ये V0 पे है, तो डेफिनेटली ये तो दोनों यूजफुल हैं। जब ये दोनों यूजफुल हैं और इन दोनों को यहाँ से अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि सर ये दोनों सिरे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये C है और ये मेरे पास C दे रखा है, इन दोनों को यहाँ पे कर दीजिए, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, इसकी धारिता C है और इसकी धारिता C है। इस वाले कैपेसिटर को अपने यहाँ से हटा दिया, इसको आप चाहे जोड़े रखें या हटा दें, कोई उपयोगिता नहीं है। ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो गए और समांतर क्रम के अंदर तुल्य धारिता वो C1 + C2 हो जाती है। तो इस पूरे सर्किट की जो तुल्य धारिता वो आपकी 2C हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि ये जो कैपेसिटर हैं वो श्रेणी में है या समांतर में है तो आपको ये रफ वर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आप पहले वाले प्रश्न के साथ थोड़ा सा तुलना करिए, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है। सर पिछली बार मेरे पास क्या था कि ये दोनों कैपेसिटर और ये कैपेसिटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही जुड़े हुए थे, केवल ये वाली जो ब्रांच है ये यहाँ पे खाली थी और अब आपने यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया। ये नीचे वाली ब्रांच खाली थी, ये अब भी खाली है। तो इस स्थिति में आपको इस सर्किट की तुल्य धारिता निकालनी है। तो आपको क्या नजर आएगा, आप कहेंगे कि सर ये दोनों हमें श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटा,
ये दोनों हमें समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं, चलो नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम की परिभाषा अप्लाई कीजिए कि पहले की दूसरी और दूसरे की पहली प्लेट कनेक्टेड हो, लेकिन कोई तीसरा टर्मिनल बीच में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आप श्रेणी क्रम में नहीं ले सकते। इनको आप तभी ले सकते थे अगर ये वाला कैपेसिटर यहां पे नहीं होता। अब इन दोनों की बात कर लीजिए, तो इन दोनों को आपको समांतर में एक के ऊपर एक नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो पहली प्लेट है और इसकी पहली प्लेट है वो दोनों एक पॉइंट के ऊपर नहीं जुड़ी हुई है। इनके बीच में एक तीसरा कैपेसिटर और इंटरफेयर कर रहा है, तो इनको भी आप समांतर क्रम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करें? अगर आप लोगों को यह पता चल गया कि ये पहले आपको श्रेणी में और इनको समांतर में सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की परिभाषाएं, दोनों के फॉर्मूले आपके पास हैं, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए अपने को क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में एक चीज मैं आपकी ओर बताना चाहूंगा कि इसका ये वाला सिरा इन दोनों के ऊपर विभवांतर वी वी होना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि सर दोनों की धारिताएं तो समान है तो विभवांतर समान होना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए परंतु इनके बीच में एक तीसरा इंटरफेयर और हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। इन कैपेसिटर को नाम दे देते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसको आप C1 कह दीजिए, इसको C2 कह दीजिए, और इसको C3 कह देते हैं, और इसको C4 कह देते हैं। हालांकि अपने को पता है कि इन सब की धारिताएं क्या हैं, समान है। चलिए थोड़ा सा अपन ऊपर स्किप कर लेते हैं, अपने पास स्पेस बन जाएगा। देखिए ये C1 की पहली प्लेट उसी विभव पे है, ये इस C2 की भी एक प्लेट V के ऊपर है, एक पॉइंट के ऊपर जुड़ा हुआ है, और ये C3 है, इसकी भी प्लेट यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इन तीनों को आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, ये मेरे पास पहला C1 है, ये मेरे पास C2 है, इस तरीके से अपन लिख लेते हैं, और ये आपके पास C3 है, और ये इन तीनों की जो पहली प्लेट है वो आपकी A पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, बहुत बढ़िया। C1 की दूसरी प्लेट और C2 की दूसरी प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है, तो ये C1 की दूसरी प्लेट और ये C2 की दूसरी प्लेट ये एक जगह जुड़ी हुई है, और इनसे एक तीसरी टर्मिनल निकल रहा है जो आपका C4 से जुड़ा हुआ है। तो इसको आगे चल करके मैं C4 से जोड़ देता हूं। ठीक है, इधर चलिए, ये C3 की जो पहली टर्मिनल A के ऊपर जुड़ा हुआ था उसका दूसरा टर्मिनल निकल करके C4 के दूसरे सिरे से जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए ये जो C3 है इसका पहला टर्मिनल तो A पॉइंट पे जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल है वो B पे जुड़ा हुआ है, और C4 का दूसरा सिरा भी तो B पे जुड़ा हुआ है। तो ये C4 का दूसरा सिरा है, ये C3 का दूसरा सिरा है। इन दोनों को एक जगह जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जब आप एक जगह जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना नजर आएगी, और ये आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कैसे सोल्व कर लें भैया, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो गए। इन दोनों की पहली, देखिए ये तीनों समांतर में हैं, बिल्कुल तीनों समांतर में हैं, लेकिन आप तीनों को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन तीनों का जो दूसरा एंड है वो एक जगह नहीं जुड़ रहा है, इन दो का दूसरा एंड है वही एक जगह जुड़ रहा है। तो पहले आपको इन दोनों को समांतर क्रम में सोल्व कर लेना चाहिए। तो समांतर में तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो C1 प्लस C2, तो इन दोनों की C वैल्यू थी, C थी, तो दोनों जुड़ करके 2C वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास, इसका डायग्राम बना लीजिए आप दूसरा, कुछ इस तरीके से एरो लगा करके। ये आपके पास एक कैपेसिटर हो गया जिसकी धारिता 2C होगी। अगेन ये C4 से जुड़ा हुआ है, और ये इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका C3 से जुड़ा हुआ है, इसको C4 कह दीजिए, ये C3 कह दीजिए। चलिए ये पॉइंट B आ गया आपके पास, ये पॉइंट A आ गया। अब बताएं मुझे कौन सा नजर आ रहा है? सर अब हमें पता चल रहा है कि ये 2C और C3 समांतर में है, लेकिन इस 2C का दूसरा एंड और C3 का दूसरा एंड वापस एक जगह नहीं जुड़ रहा है। तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को आपको श्रेणी क्रम में पहले लेना है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है। इसकी धारिता कितनी है, C, ये कितना है, 2C। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला, अरे सर ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2C और C को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2C स्क्वायर हो गया, और नीचे दोनों को जोड़ दिया तो 2C प्लस C कितना हो गया, 3C हो गया। स्क्वायर ने इसको काट दिया, ये मेरे पास 2/3C की वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले की। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा और ऊपर स्किप कर लेते हैं। तो इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो गई? अब इन दोनों की जगह आप एक कैपेसिटर लगा दीजिए, ये हो गया आपके पास 2/3C का, और इसके यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर जो कौन है, C4 है, उसको जोड़ दीजिए। ये आपका पॉइंट A कह दो,
ये पॉइंट बी का, तो बीच में जोड़ दो भाई, इसको किनारों पर जोड़ दो। इस बी को आप चाहे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ दो। अगर कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है तो सर्किट इफेक्टिव नहीं होगा। ये आपके पास C4, इसकी धारिता भी C है, ये 2/3C है। दोनों किस क्रम में? समांतर में है। तो 2/3C प्लस C कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेना, 5/3C हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू जो है इस सर्किट की, आपके पास जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू है वो 5/3C हो जाएगा। तो सबसे पहले इन प्रश्नों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये बहुत क्लियरली पता कर लेना है कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन कौन से समांतर में है। कोई दूसरा कैपेसिटर बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, टांग नहीं लगाना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो भैया, सीधी सी बात है, आज का ये जो कंसेप्ट है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार देखना पड़ सकता है, लेकिन जब तक आपके आज की वीडियो के फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं आप कंपटीशन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कटु सत्य है। कैपेसिटर के सर्किट के तुल्य धारिता निकालना बहुत बड़ी बात है। ये आपका, ये समझ लीजिए कि 12th सिलेबस का एक टफेस्ट जो कठिन टॉपिकों में आता है वो आज का टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं। आपको कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सवाल कहता है कि इसकी तुल्य धारिता निकालिए। क्या है सर इसमें? ये दोनों आपको श्रेणी में नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस सी का क्या करें? ये इन दोनों को श्रेणी में बनने से जो रोक रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो अपन इन दोनों को सीरीज में कर देते। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आवेश का जो प्रवाह होता है वो ज़्यादा प्रतिरोध से होकर के जाना चाहता है या कम प्रतिरोध वाले सिरे से होकर जाना चाहता है? आप हाईवे पे गाड़ी दौड़ा रहे हो, ब्रेकर वाली रोड से ले जाओगे या बिना ब्रेकर वाली रोड से? डेफिनेटली बिना ब्रेकर से। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका कैपेसिटर है वो भी एक रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार आप ले सकते हो समझने के लिए। हालांकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को समझने के लिए, आज के सवाल को समझने के लिए मान सकते हो। तो अगर आप इस ए और बी पॉइंट को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या ये कैपेसिटर चार्ज होंगे? एक जो आपका आवेश है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका यहां से होकर के जाएगा, उसको यहां तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगले वीडियो में अपन समझेंगे अच्छे तरीके से किसी संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस रास्ते से होकर के, इस रास्ते से होकर के डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई भी ब्रेकर उसको नजर नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तो यानी कि यदि जिन सिरों के बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी है, अगर वहां पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन का रास्ता नजर आता है, अगर आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन का रास्ता नजर आता है तो उस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता है वो आपकी 0 हो जाती है। वो कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होंगे, चाहे कोई सा भी रास्ता हो। आप इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप किधर से भी होकर के ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रास्ता आपका है, इस तरीके से आपने जोड़ दिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब की बार मान लीजिए आपने यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया और आपने कह दिया कि सर मेरे को तो ए पॉइंट के और बी पॉइंट के बीच में धारिता चाहिए। आप मुझे बहुत सिंपल बताइए कि ये सर्किट यहाँ से होकर के, करंट है वो इस रास्ते से होकर के डायरेक्ट आपका बी पे पहुंच जाएगा। तो ये इस कंडीशन के अंदर आपके ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो चार्ज नहीं होंगे, इस परिपथ की तुल्य धारिता 0 होगी। इसे अपन शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पथन कहते हैं परिपथ का। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर इस परिपथ की तुल्य धारिता 0 होगी। हालांकि इतना इजी प्रश्न किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको एक झलक इस प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले जितना टाइम आप उस सवाल को देना चाहते हो उससे आधा टाइम आपको उस सवाल को समझने में लगाना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले चैप्टर्स में जब आप जाएंगे तो आप एक नया नाम सुनेंगे, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुनेंगे। तो उसके जैसा आपका ये सर्किट है। बात समझ में आ रही है? इस केस के अंदर भी आपको वही फिनोमिना अप्लाई करना चाहिए जो आपने पहले किया था। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसकी धारिता भी आपको कितनी दे रखी है, मान लीजिए C दे रखी है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये दोनों आपके सीरीज में है,
श्रेणी क्रम में है, ये दोनों हमें श्रेणी क्रम में नजर आ रहा है, परंतु ये बीच वाला जो कैपेसिटर ये अपनी टांग बीच में लगा रहा है। अगर ये नहीं होता तो इन दोनों को अपन सिंपल श्रेणी में कर लेते, इन दोनों को अपन श्रेणी में कर लेते, इन दोनों की जगह एक संधारित्र रख लेते और इनकी जगह एक संधारित्र रख लेते, फिर उन दोनों को समांतर क्रम में सोल्व कर लेते। लेकिन ये बीच वाला कैपेसिटर है वो इनको ना श्रेणी में ना समांतर में जाने दे रहा। अब समझिए कि यदि इस कैपेसिटर के ऊपर की शाखा में दोनों तरफ लगे हुए कैपेसिटर की धारिताएं और नीचे की तरफ लगे हुए धारिताएं एक दूसरे के समान अनुपात में है, यानी इधर इन दोनों का अनुपात और इधर इन दोनों का अनुपात यदि समान है, तो वो जो कैपेसिटर है वो आपका वर्किंग में नहीं आएगा। बात समझ रही है? अब आप चलिए, इन दोनों की धारिताएं आपको सब में सेम लगा रखी है, तो आप इसको वापस वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वापस आप इसको क्या कर सकते हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। इसका विभव V कह देता हूँ, नेगेटिव वाले का 0 कह देता हूँ। ये 0 वाला जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, बिल्कुल 0 ही होकर के जा रहा है, इसको 0 कर देगा। ये 0 चार्ज यहाँ पे जा रहा है, 0 विभव जा रहा है, इसकी भी इस प्लेट को 0 विभव पे डाल देगा। बढ़िया। ये V जा रहा है, बहुत सिंपल समझते जाएं, इसको V पे कर देगा और इसको V पे कर देगा। अब देखिए, ये 0 पे है, इसका दूसरा सिरा किस पे होना चाहिए ताकि ये कैपेसिटर काम आ जाए? V पे। किस पे होना चाहिए? V पे। और ये 0 पे है, इसका दूसरा सिरा किस पे होना चाहिए? V पे। तो अगर इसका दूसरा सिरा V पे है तो ये यहां पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब अपन एक बात मानते हैं कि ये 0 पे है, इसके सिरों के ऊपर और इसके ऊपर विभवांतर बराबर आना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि ये दोनों समांतर में है या सीरीज के अंदर है। तो इसका ये जो दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर कुछ भी विभव हो सकता है। मान लीजिए उसके विभव को कह देता हूं मैं V डैश। कितना कह देता हूं? V डैश। और इसका जो V डैश है वो इसको भी कितना बना देगा? V डैश बना देगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से इस कैपेसिटर के दूसरे सिरे के ऊपर विभवांतर आप विभव जो V डैश ले लीजिए और इसके ऊपर विभव V डैश ले लीजिए। तो ये दोनों V डैश होने के कारण ये वाला कितने पे आएगा? V डैश पे आएगा। और ये दोनों टर्मिनल V डैश पे होने के कारण ये भी किस पे आएगा? V डैश पे आएगा। बात क्लियर है? तो अब इस कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर तो है, क्योंकि V और V डैश वैल्यू समान होना जरूरी नहीं है। इसके ऊपर भी विभवांतर है, इनके ऊपर भी विभवांतर है, लेकिन ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसके ऊपर विभवांतर कितना है? 0 है। दोनों प्लेटों के ऊपर समान विभव होने के कारण इनके बीच में विभवांतर 0 है। तो इस स्थिति में आप समझिए, इसे अपन व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति कहते हैं। अगर इन धारिताओं का अनुपात बराबर है तो बीच वाला कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होगा। और अगर ये कैपेसिटर वर्किंग में नहीं है तो आपका इसका जो सर्किट है वो कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप सर्किट बना सकते हैं। इधर आपको इनके बीच में धारिता चाहिए, A और B के बीच में। ये C है, C है, C वैल्यूज है इनकी। तो दोनों सीरीज में श्रेणी में होने के कारण दोनों की कितनी हो जाएगी? सर C/2 हो जाएगी। ध्यान देना, आपको याद है ना फॉर्मूला, C/N का फॉर्मूला। अगर धारिताएं बराबर हैं तो संधारित्रों की संख्या का भाग लगा दीजिए श्रेणी क्रम के अंदर, तो ये C/2 हो जाएगी, ये C/2 हो जाएगी। दोनों वापस समांतर में है तो इसकी टोटल जो धारिता है वो आपकी C हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप व्हीटस्टोन सेतु के जो सर्किट है उसकी तुल्य धारिता भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन अपनी बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, चैप्टर के पीछे आपको अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे जाएंगे अपन, लेकिन वहां पे जाने से पहले इस कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो पैटर्न आ रहा है सवालों का वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के जो प्रश्न है वो भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नीट का एग्जाम है आपका, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का एग्जाम है, नेवी में SSR है, एयरफोर्स के अंदर X ग्रुप Y ग्रुप है, और NDA की जो एग्जाम है, जिस किसी भी सिलेबस के अंदर अगर आपका धारिता का कैपेसिटर का अगर टॉपिक सिलेबस में है तो निश्चित रूप से यहां से आज के वीडियो के अंदर से प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये आपके पास एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र दे रहा है, बाहर की ये दोनों प्लेटें आपको दे रखी हैं, और अब सवाल कह रहा है कि उन दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो D थी, लेकिन आधी दूरी के ऊपर आपने एक परावैद्युत पदार्थ और आधी दूरी पे आपने कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया। किस तरीके से? प्लेटों के समांतर भर दिया। यानी जो परावैद्युत पदार्थ आपने भरा है उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल तो A ही रहना है, लेकिन उस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? कैपेसिटर की मोटाई की आधी है।
तो मैं ये कहता हूं कि ये जो पहला भाग है इसको नंबर 1 कह दिया, दूसरे भाग को मैंने नंबर 2 कह दिया। तो ये दोनों हैं वो आपके दो कैपेसिटर की भांति व्यवहार करेंगे, और ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए होंगे। आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से वीडियो पढ़ा है, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। तो ये जो प्लेट है वो आपके जितने विभवांतर पर जुड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास सीरीज क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले की धारिता को मैं C1 कह देता हूं। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले कैपेसिटर की? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है सर? एप्सिलॉन नॉट, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। डी कितना है? दूरी है सर D/2, बटा का 2 ऊपर ले जाऊं? बिल्कुल सर ले जाइए, हो गया वैल्यू। अब C2 की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ पे। C2 कितना हो जाएगा सर? ये भी हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी। दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है, यहां पर जानते हैं आप, समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? दो ही तो कैपेसिटर हैं, तो CS इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, सीधे अप्लाई कर दीजिए। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A अपॉन डी डॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन डी। दोनों को मैं नीचे जोड़ूंगा, तो दोनों को जब नीचे ऐड करूंगा तो कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी तो कॉमन आ जाएगा, और नीचे मेरे पास वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 की वैल्यू बचेगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट 1 गया, बटा का डी गया, और ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या रह गई आपके पास? चलिए, तो वैल्यू क्या आपके पास जो रहेगी वो हो जाएगा क्या कि सर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब केवल परावैद्युतांक की बात है, जो क्या हो जाएगी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये परिणामी धारिता है। अब परिणामी धारिता के बाद में यदि आप इसके अंदर इसके कांस्टेंट को लिखना चाहो, परावैद्युतांक को लिखना चाहो, तो परिणामी परावैद्युतांक है वो आपका ये रिजल्ट लेकर के आएगा। इस 2 को भी आप अंदर लिख सकते हैं। अगर आप केवल कंप्लीट वही पुराना वाला रिजल्ट लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो सर इसकी धारिता है ही सही पूरे कैपेसिटर की, जब निर्वात भरा हुआ है, जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं था, उस समय की धारिता क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, बिकॉज दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में कितनी दूरी है? डी तो है। ठीक है, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से भरा है, उसको अगर आप एक पदार्थ मानना चाहें तो उसका परावैद्युतांक कितने के बराबर हो जाएगा? तो इस 2 को अंदर ले जाइए, आपके पास वैल्यू हो जाएगी सर 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो आपके पास परिणामी परावैद्युतांक हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका कुछ इसी तरीके का है, लेकिन अब की बार जो परावैद्युत पदार्थ है वो अलग तरीके से भरा हुआ है। पिछली बार परावैद्युत पदार्थ का जो एरिया था वो आपका प्लेटों के बराबर था, केवल उसकी मोटाई आधी थी। अब की बार मोटाई है वो आपको डी ही रखनी है, परंतु एरिया है वो आधा कर देना है। तो अब क्या होगा कि ये जो पहली प्लेट है वो एक पॉइंट पर, ये दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर, तो दोनों संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएंगे। ऊपर वाले को जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन 1 है मैंने नंबर 1 कह दिया, नीचे वाले का एप्सिलॉन 2 है उसको अपन नंबर 2 कह देते हैं। तो दोनों कैपेसिटर की धारिताएं लिख लीजिए। तो C1 कितना हो जाएगा सर? C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका परावैद्युतांक 1, एरिया कितना है? आधा है, तो एरिया को मैंने आधा लिख दिया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है, तो ये आपके पास C1 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से C2 लिख लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन D2। दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम संयोजन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही आप समांतर क्रम संयोजन अप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 तो रहनी है, तो दोनों को अप्लाई कर दीजिए। तो दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं? 2D कॉमन ले लेता हूँ, या फिर D अपॉन 2 यहाँ लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट में पहले क्या बचेगा? एप्सिलॉन 1, और ये क्या बचेगा? एप्सिलॉन 2। आप चाहें तो इस 2 को यहाँ से रिमूव करके अंदर ले जाइए।
तो आपके पास ये तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो गया, ये तो सर पहले वाले कैपेसिटर की जब निर्वात भरा हुआ था उस समय की धारिता है। और अगर आप इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो उसका जो परिणामी परावैद्युतांक है वो आपका सिंपल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, सवाल में आपको ये डायग्राम देकर के पूछता है कि अगर इसको एक परिणामी परावैद्युतांक कहना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन देकर के आपसे सवाल पूछ लेता है। इसी तरीके का एक सवाल और अपन सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आगे वाला जो सवाल है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें डायग्राम आपसे कह रहा है कि ये आपके पास एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र ही है। इसकी प्लेटों का जो एरिया है वो आपका ए है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपने डी ले रखी है। तो अगर इसके बीच में निर्वात भरा होता तो उस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती, सर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रह जाती। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये कह रहा है कि आपको इसके अंदर 3 परावैद्युत पदार्थ भरने हैं, जिसमें पहले की जो वैद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है वो आपका एप्सिलॉन 1 है, इसका एप्सिलॉन 2 है और इसका एप्सिलॉन 3 दे रखा है। लेकिन ये जो तीनों पदार्थ हैं वो कुछ अलग तरीके से भरे हुए हैं। एप्सिलॉन 1 परावैद्युतांक जो है वो उसका एरिया है वो a/2 है, परंतु जो दूरी है वो आपकी कंप्लीटली d है। नीचे वाले जो दोनों पदार्थ हैं उन दोनों की प्लेटों का जो एरिया वो a/2 है, बट उन दोनों के बीच की जो दूरी है या फिर कहेंगे इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो आपके पास d/2 है। क्लियर है? तो इस केस के अंदर अपने को इस पूरे पदार्थ की, इस पूरे कैपेसिटर की धारिता अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर मैं ये जो मेरे पास 1 नंबर पे लिखा हुआ है, ये जो एप्सिलॉन 2 वाला, इसको मैं पहला कैपेसिटर कह देता हूँ, इसको नंबर 2 कह देता हूँ और इसको नंबर 3 कह देता हूँ। तो पहले मैं इन तीनों की अलग अलग धारिताएं निकाल लेता हूँ। तो सिंपल, ये भी मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं। देखिए C1 की वैल्यू, C1 कौन सा कैपेसिटर लेकर के चल रहे हो आप, ये नीचे वाला जो कैपेसिटर है उसको आपने C1 माना है। ठीक है, क्या होगी इसकी धारिता, सर एप्सिलॉन नॉट, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन 2 है, इसके प्लेटों का एरिया वो आपके पास a/2 है, बटा में बीच की दूरी कितनी है सर d/2 है, तो d यहाँ पे रह जाएगा और बट्टा का जो 2 है वो आपका ऊपर चल जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास C2 की वैल्यू ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू आपके पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 3 ले रखा है आपने, a/2 ले रखा है और ये d/2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाले को आपने कैपेसिटर नंबर 3 माना है, तो 3 नंबर कैपेसिटर की जो धारिता है उसको आप C3 कह दीजिए। C3 कह रखे हैं तो अपनी इसकी क्या धारिता हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक एप्सिलॉन 1, प्लेटों का एरिया a/2, बट प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है सर, ये आपके पास d है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को, अगर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला और दूसरा कैपेसिटर है ये दोनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले इन दोनों को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट परिणामी वैल्यू आएगा उसको अपन ये जो तीसरा कैपेसिटर है उसके साथ अपन समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो C1 और C2 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि C1 व जो C2 हैं वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, अभी तो आपने पढ़ा है। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी सर, सिंपल तुल्य धारिता है उसको अपन क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, C1 डॉट C2 अपॉन दोनों का प्लस कर दें, C1 प्लस C2। चलिए नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखिए। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 हो जाएगा और ये आपके पास a का स्क्वायर हो गया, बट्टा में d का स्क्वायर हो गया। चलिए नीचे चलिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a आपके पास कॉमन आ जाएगा, बट्टा में d कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 रह जाएगा। इस a ने इसका स्क्वायर काटा, इस एप्सिलॉन नॉट ने इसका स्क्वायर काटा और इस d ने इसका स्क्वायर काटा, तो फाइनली आपके पास इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है इसको मैं C डैश कह देता हूँ। ठीक है, तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d तो रह गया, ये बात समझ में आ रही है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास रह जाएगा एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसकी परिणामी धारिता, किसकी, इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन की। अब ये जो C डैश है
वो C3 के साथ समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन C डैश व C3 समांतर संयोजन, ठीक है। और समांतर संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, परिणामी धारिता को आप C कह दीजिए। तो सर C डैश प्लस C3 कर देते हैं, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो आप कॉमन ले लीजिए, और पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 रह गया, और इसमें से क्या रह गया मेरे पास, इसमें से रह गया मेरे पास एप्सिलॉन 1/2। बात समझ में आ रही है। ये तो आपके पास इस पूरे कैपेसिटर की प्रारंभिक धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, और ये जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ये इसका परिणामी परावैद्युतांक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इन सवालों को समझना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे, अलग अलग पैटर्न के जो सवाल हैं उनका सामान्य सा तरीका अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। अब अपन अपनी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जब अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद अपन चैप्टर के एंड में जो आपके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है, और वो बुक बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम दोनों में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। चलिए अपन अपने बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं सवालों को। अपना एग्जाम्पल नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक के पेज नंबर 83 के ऊपर इसे लिखा गया है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे हैं। क्या कह रहा है सवाल देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र के जो संयोजन है उसमें बिंदु P और N के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। आपको नीचे एक सर्किट दे रखा है, इसको देख करके P और N बिंदु के बीच में कुल 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनकी तुल्य धारिताएं आपको कैलकुलेट करनी है। तो C1, C2 और C3 कैपेसिटर हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले अपन C1 और C2 कैपेसिटर को समांतर क्रम में संयोजित कर लें। तो कितनी कितनी वैल्यू है, 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि C1 है दैट इज 10 माइक्रोफैरड है, और C2 है वो आपके पास 20 माइक्रोफैरड है। चूंकि लिखना चाहिए अपने को कि C1 व C2 है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में है तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी आपके पास C1 प्लस C2, C डैश कह देता हूं मैं, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 10 और 20 डायरेक्ट जोड़ दूं मैं, ये 30 माइक्रोफैरड की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में अगला पार्ट आपका कह रहा है कि अब ये जो दोनों कैपेसिटर हैं C1 और C2 ये आपके पास C डैश बन जाएंगे। तो अब आपके पास जो C डैश और आगे वाला कैपेसिटर C3 दोनों किस क्रम में होंगे, तो अपन लिखेंगे चूंकि C डैश व C3 किस क्रम में है, श्रेणी संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, ठीक है। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इसको C डबल डैश कह दूं, और दो कैपेसिटर यदि आपके पास श्रेणी क्रम में है तो आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या, कि सर दोनों कैपेसिटर की धारिताओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में नीचे आप उन दोनों की धारिताओं को प्लस कर दीजिए। तो कितनी C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C3 की वैल्यू आपको 30 माइक्रोफैरड दे रखी है, ठीक है। एक आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा है, दो ही कैपेसिटर हैं, श्रेणी क्रम में हैं, समान वैल्यू के हैं, तुल्य धारिता C/N, तो 30/2 हो जाएगा। लेकिन आप इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास 30 × 30 बटा में आपके पास 30 + 30, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 30 × 30 रहने दे, बटा में आप इसको 60 रख दें, ये इससे 2 बार जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ रही है। तो इस परिपथ की जो तुल्य धारिता है P और N बिंदु के बीच की वो आपके पास 15 माइक्रोफैरड हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये डेरिवेटिव हैं, बट कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनको सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, तो आपको माइक्रो सेकेंड के समय में इनको सॉल्व करना है। चलिए अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अगला जो आपका एग्जाम्पल है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इतना अच्छे से समझना है कि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत ना पड़े, पहली बार में ही 100% क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास C धारिता के अनेक संधारित्र हैं, अनंत कैपेसिटर हैं C धारिता के, और उनको चित्र के अनुसार इस परिपथ के अंदर जोड़ा गया है। यानी ये जो A और B पॉइंट है ये आपके इंटरनल और एग्जिट टर्मिनल हैं,
इनके बाद में पहले एक कैपेसिटर C जोड़ा गया है, फिर इसकी धारिता C है, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है और ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। सवाल कह रहा है कि इसकी तुल्य धारिता निकालिए। तो आप लोगों को एक बार के लिए तो थोड़ा अचंभित होना पड़ेगा कि सर अगर अनंत के अंदर है तो इसकी तुल्य धारिता अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अनंत के अंदर है तो अपन तो कैपेसिटर संधारित्रों की संख्या ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो तुल्य धारिता कैसे निकाल पाएंगे। चलिए देखिए, तो इन सब की टोटल धारिताएं कितनी कितनी दे रखी हैं आपको, C दे रखी है, बहुत बढ़िया। ये सीरीज कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। आप मुझे इस डायग्राम को अच्छे से देखकर एक बात बताएं कि अगर मैं इसको अनंत लंबाई की कोई चैन मान लूं, चैन, ठीक है, तो उसकी एक कड़ी, एक ऐसा पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो निकाल करके बता दीजिए मुझे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख करके बताएं। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि सर ये वाला कैपेसिटर है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऊपर वाला कैपेसिटर है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना अपन इन दोनों कैपेसिटरों का जो एक संयोजन है उसको अपन एक पेयर मान लें, एक कड़ी मान लें इसकी, इतनी सी। बात समझ में आ रही है मेरी, ध्यान से देखना भैया। ये जो इतना पार्ट है वही आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर अनंत कैपेसिटर है और उसमें से अगर एक छोटा सा पार्ट मैं निकाल लूं तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। समुद्र के अंदर से अगर आप 1 कप पानी निकाल लें तो क्या उसके तल में कोई फर्क पड़ेगा, सर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इस पूरी सीरीज के अंदर, पूरी श्रृंखला में से अगर आप ये एक सममित रूप की जो कड़ी है, अगर इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो इसकी धारिता के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब अपने को इस पूरे सीरीज की, पूरी श्रृंखला की तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि माना पूरी श्रृंखला की जो तुल्य धारिता है उसको अपन C' मान लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन, माना पूर्ण श्रृंखला की तुल्य धारिता कितनी है, C' है, ठीक है। और यहां पे आप एक पॉइंट नाम दे दीजिए कि ये सर पॉइंट P है और ये नीचे वाला पॉइंट है वो आपका N है। यानी ये जो AB पॉइंट थे उनमें से आप एक कड़ी निकाल लेंगे तो वहां पे आपके पास PN पॉइंट आ जाएंगे और वापस आपके पास वही सममित रूप नजर आ जाएगा। यानी कि इस पूरी श्रृंखला की जो तुल्य धारिता है वो आपके पास C' है और अगर आपने उसमें से एक कड़ी निकाल ली तो अब P और N बिंदु के बीच की तुल्य धारिता वो भी C' हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। पूरी श्रृंखला की तुल्य धारिता आपने C' मान ली। अब अगर आप उसमें से एक कड़ी निकाल लेंगे तो उसकी धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि ये श्रृंखला तो अनंत तक जा रही है। तो अब आपका जो AB बिंदु था वो उसको आप PN बिंदु मान लेंगे तो बाकी के जो बचा हुआ सर्किट है उसको PN पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तो PN के बीच की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C' हो जाएगी। तो अब इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से दोबारा अरेंज कर लेता हूं। ये आपके पास पॉइंट A था, ठीक है सर, ये पॉइंट B था, बहुत बढ़िया। ये आपके पास एक कैपेसिटर C धारिता का लगा हुआ है, यहां ये ऊपर वाला कैपेसिटर C धारिता का लगा हुआ है और ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये P और ये आपके पास N पॉइंट आ गया। और इस PN पॉइंट के आगे की जो टोटल धारिता उसको आपने क्या मान लिया, C' मान लिया। तो यहां पे मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं, उसकी धारिता कितनी लिख देता हूं, C'। बात समझ में आ गई, क्योंकि आगे वाले पूरे सर्किट की धारिता आपने C' मानी है, वो C' यहां अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप C' यहां अप्लाई करेंगे अब आपके पास ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये दोनों किस क्रम में होंगे, ये देखिए इसके आगे वाली प्लेट है वो इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी ये C और ये C' दोनों श्रृंखला में हैं, श्रेणी क्रम के अंदर हैं, ठीक है। तो इन दोनों की तुल्य धारिता बता दीजिए। तो इसको पॉइंट A लिख देता हूं, इसको पॉइंट में यहां पे B लिख देता हूं, ये बीच वाला कैपेसिटर यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है वो तो रहेगा। इन दोनों को हटा के मैं इन दोनों की जगह कोई एक कैपेसिटर लगा देता हूं, वो कैपेसिटर आप यहां लगा दें, यहां लगा दें, क्योंकि ये राउंड में वापस आकर के आपका B से ही मिलना है। तो इसकी धारिता C है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम की धारिता कैसे निकालते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटा में दोनों का प्लस लगा दीजिए। यही तो बात करके आयो। अरे इन दोनों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे
तो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता तो ऐसे ही तो लिखी है। ठीक है सर, हो गया। अब एक तो ये कैपेसिटर और एक ये सी वाला, ये दोनों किस क्रम में हैं? ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? समांतर क्रम की तुल्य धारिता बता दीजिए। अब समांतर क्रम की तुल्य धारिता बताइए कितनी है? सर दोनों को जोड़ दीजिए, बढ़िया। C प्लस ये आपका पास सी सी डैश है और ये प्लस सी सी डैश है, C प्लस सी डैश है। ठीक है, इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता कितनी मानी थी आपने? इस पूरी श्रृंखला की तुल्य धारिता ये लिखी हुई है C डैश, और ये क्या आ गई आपके पास? इस पूरे कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता को आपको किसके इक्वल रखना है? C डैश के इक्वल रखना है। ये बात आपको दोबारा अच्छे से और समझनी है। आपने पहले इन दोनों की निकाल ली श्रेणी क्रम में, उसको यहां पे रिप्लेस कर दिया, फिर आपने इस C के साथ दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व कर लिया, तुल्य धारिता रख दी। अब ये जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? C डैश के बराबर, क्योंकि यही तो पूरी श्रृंखला है। तो C प्लस सी सी डैश अपॉन C प्लस C डैश। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में C डैश है, एलसीएम लिया तो मेरे पास सर C प्लस C डैश ही एलसीएम रह गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास हो गया C स्क्वायर, और C को C डैश से मल्टीप्लाई किया तो C C डैश। अब इसका भाग लगाया, एक बार गया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास C C डैश। ये जो बटा की वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जा करके मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास C C डैश प्लस C डैश का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2C C डैश। ये जो आपका C C डैश है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 2 से कैंसिल आउट कैसे होगा? अरे ये दो बार जुड़ेगा ना, C C डैश दो बार लिखा हुआ ना, तो इनमें से एक पार्ट है वो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल वैल्यू लिख लीजिए। आपको इस पूरे सर्किट के अंदर वैल्यू किसकी निकालनी है? आपने पूरे सर्किट की तुल्य धारिता कितनी मानी है? C डैश। तो वैल्यू भी किसकी चाहिए आपको? पूरे सर्किट की तुल्य धारिता C डैश ही तो चाहिए, तो C डैश की वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे सर्किट को, इस पूरे इक्वेशन को C डैश के फॉर्मेट में द्विघात समीकरण बना लीजिए। गलती अक्सर यहां आके होती है दोबारा, क्या कि बच्चे इसको C स्क्वायर के फॉर्मेट में द्विघात, C के फॉर्मेट में द्विघात समीकरण बना लेते हैं, लेकिन अपने को तो वैल्यू C डैश की निकालनी है, तो C डैश के फॉर्मेट में लिखना है। तो C डैश का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, इसको आप दूसरी तरफ लेके आइए तो माइनस C C डैश हो गया, इसको दूसरी तरफ लेके आइए तो ये C स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू क्या रह गया? 0। जब कभी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आपको समझ ना आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र कहता है कि सर जो वैल्यू है आपके पास x की वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है। ये ABC क्या है? जो x स्क्वायर आपका दे रखा है C डैश का स्क्वायर, उसका मल्टीप्लिकेशन है वो आपका A है। इसकी जो C की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यानी C डैश है, उसका मल्टीप्लिकेशन B है, और जो लास्ट का कांस्टेंट है वो आपका C है। तो इनमें आप जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास C डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताएं मुझे क्या वैल्यू आएगी। देखिए सवाल में सॉल्व कर लीजिए इसको। तो मेरे पास सबसे पहले मुझे माइनस में B चाहिए, तो B कितना है? ये जो C डैश का मल्टीप्लिकेशन है ये कितना है? माइनस C है, जो कि B की जगह काम करेगा, लेकिन मुझे तो माइनस में B लिखना है। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और B की जगह आप माइनस C लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी C। प्लस माइनस लगा दीजिए, अंडर रूट B का स्क्वायर यानी माइनस C का स्क्वायर करोगे तो आपके पास C स्क्वायर हो जाएगा, -4। A की वैल्यू यहाँ पे तो 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो A की जगह 1 है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और C कितना है? ये जो कांस्टेंट है वो आपका C है, जो कि माइनस C स्क्वायर है, तो ये माइनस का प्लस यहाँ हो गया, ये C स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2A। A की वैल्यू 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? C प्लस माइनस ये हो गया 5C स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा तो अंडर रूट 5 इंटू में C लिख देता हूँ,
ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लें और एक नेगेटिव वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लें। तो सी में और √5c में कौन बड़ा है? सर √5c है वो संख्या ज्यादा है। तो अगर आप इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये वैल्यू प्लस की रह जाएगी, और अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो ये बाद वाली संख्या है वो बड़ी है जो कि नेगेटिव साइन की हो जाएगी। तो परिणामी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी संधारित्र की धारिता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज नहीं करना है। और फाइनली आपके पास जो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आपको यहां लिख देनी है। कितनी लिख दूं मैं? c प्लस √5c अपॉन 2। आप चाहें तो इसमें से c को कॉमन लेकर के इसकी एक लाइन और लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप c कॉमन लेंगे आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस √5 रह जाएगा और बटा में 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना भैया, कई बार क्या होता है कि ये डायग्राम जो है, ये जो सर्किट है वो इस तरीके का नहीं आता है। अक्सर ये पहला पार्ट है वो आपको यहाँ पे ना मिले, ठीक है, या फिर आपको कोई दूसरे तरीके का अगर सर्किट डायग्राम मिल जाए, या फिर आपको पहले ही यहाँ पे एक कोई कैपेसिटर लगा दे, यहाँ पे पहले कैपेसिटर ही लगा दे, तो सर्किट को देख करके आपको उसकी जो एक कड़ी है, उसकी जो एक स्टेप है, उसकी पहचान अच्छे से करनी है। बाकी मेथड यही रहना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही आपके संधारित्रों के श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आज आप लोगों ने सीखे हैं। इन चीज़ों को आप पहले क्लियर कर लीजिए। इनके ऊपर डिपेंडेंट और भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक या कोई आपके पास वर्क बुक है, उसको देख करके इन सवालों को सॉल्व कीजिए। कल के वीडियो में अपन अगेन इसी टॉपिक के ऊपर श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आज के टॉपिक में जैसे आपने श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, उसके बाद में अगर आप इन टॉपिकों को, इन न्यूमेरिकल्स को क्लियर नहीं करते हैं तो आगे चल करके ये सवाल है वो आपके कभी भी क्लियर नहीं होंगे। भले ही आज अपने को यहाँ पे 1 दिन 2 दिन का समय लग जाए, पर इनको अपन पहले क्लियर करके उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।